नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टू रेस्टलेस ट्रैवलर्स। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां ज़ीरो पॉपुलेशन है? क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे भयंकर न्यूक्लियर रिएक्टर हादसा कहां हुआ था? या क्या आपने चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में सुना है? तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे भयंकर न्यूक्लियर रिएक्टर हादसा के बारे में। तो मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इतिहास के काले दिनों में से एक 26 अप्रैल 1986 का भी दिन है। इसी दिन चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में इतिहास का सबसे भयंकर हादसा हुआ था। 32 लोगों की तो तुरंत मौत हो गई थी और दर्जनों आदमी पहले दिन रेडिएशन की वजह से बुरी तरह जल गए थे। सोवियत संघ ने शुरू में तो इस घटना को छिपा लिया था, लेकिन स्वीडिश अथॉरिटीज़ की रिपोर्ट के बाद इसको स्वीकारा कि ऐसी दुर्घटना हुई थी। कहाँ था ये चेरनोबिल स्टेशन? चेरनोबिल पावर स्टेशन यूक्रेन की राजधानी कीव से करीबन 130 किलोमीटर उत्तर में प्रिपेट शहर में था। उस समय यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र हो गया। ये बेलारूस की सीमा से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण में था। चेरनोबिल पावर स्टेशन में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे। यूनिट 1 का निर्माण 1970 में, जबकि यूनिट 2 का निर्माण 1977 में हुआ था। 1983 में यूनिट नंबर 3 और 4 का काम पूरा हुआ था। दुर्घटना के समय 2 रिएक्टर्स पर काम चल रहा था। संयंत्र के दक्षिण पूर्व की ओर प्रिपेट नदी के पास एक कृत्रिम झील बनाई गई थी। प्लांट को ठंडा पानी मुहैया कराने के लिए इस झील को बनाया गया था। यूक्रेन के इस हिस्से में आबादी बहुत कम थी। रिएक्टर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर एक नया बसा शहर प्रिपेट था। वहाँ करीब 49,000 लोग रहते थे। चेरनोबिल के पुराने शहर में 12,500 लोग रहते थे। प्लांट की 30 किलोमीटर के अंदर दुर्घटना के समय कुल जनसंख्या करीब 1.5 लाख थी। 26 अप्रैल को परमाणु संयंत्र में एक टेस्ट होना था। उसमें पावर प्लांट के फेल हो जाने की स्थिति से संबंधित एक टेस्ट करना था। ये देखना था कि उस स्थिति में अगर बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है तो बाकी उपकरण काम करते रहेंगे या नहीं। वो यह पता लगाना चाहते थे कि उस स्थिति में टरबाइन कितनी देर तक घूमता रहेगा और बिजली की सप्लाई करेगा। वो ये जानना चाहते थे कि उस बिजली की मदद से कितनी देर तक रिएक्टर को ठंडा रखने वाले कूलिंग पंपों और अन्य उपकरणों को चलाया जा सकता है। टेस्ट की तैयारी 25 अप्रैल को शुरू हो गई थी। रात में करीब 1:30 बजे टरबाइन को नियंत्रित करने या रोकने वाले वाल्व को हटा दिया गया। उसके बाद रिएक्टर को आपातकालीन स्थिति में ठंडा रखने वाले सिस्टम को भी बंद कर दिया गया। रिएक्टर में एक ऑटोमेटिक स्विच लगा होता है जो किसी तरह की आपातकालीन स्थिति में रिएक्टर के अंदर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को रोक देता है। तुरंत ही उस स्विच को भी बंद कर दिया गया। उसके बाद अचानक रिएक्टर के अंदर नाभिकीय विखंडन की लगातार चलने वाली प्रक्रिया काबू से बाहर हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका कारण रिएक्टर का दोषपूर्ण डिजाइन और कंट्रोल रॉड में कमियों का होना था। विखंडन से पैदा होने वाली गर्मी को काबू करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। पानी विखंडन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले अतिरिक्त न्यूट्रॉन को सोख लेता है ताकि प्रक्रिया अनियंत्रित न हो। पानी के अंदर भाप का बुलबुला बनता रहता है। आमतौर पर अभी जो रिएक्टर का डिजाइन होता है उसमें व्यवस्था होती है कि भाप का बुलबुला ज़्यादा बनने पर विखंडन की प्रक्रिया धीमी हो जाए, लेकिन चेरनोबिल वाले रिएक्टर में कमी थी। उसमें बुलबुले के ज़्यादा होने पर विखंडन की प्रक्रिया तेज हो जाती थी। दूसरी तरफ उसके कंट्रोल रॉड में भी कमी थी। आपको बता दें कि परमाणु संयंत्र में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से ऊर्जा होती है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में नए न्यूट्रॉन बनते हैं। अतिरिक्त न्यूट्रॉन को सोखने के लिए कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर अतिरिक्त न्यूट्रॉन को नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो विखंडन की प्रक्रिया काबू से बाहर हो जाएगी और ऊर्जा की भारी मात्रा पैदा हो जाएगी।
जिससे रिएक्टर में शक्तिशाली विस्फोट होने से रोका नहीं जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक चेरनोबिल में जो रॉड इस्तेमाल किया गया उसमें भी कमी थी। दुर्घटना के बाद जांच में यह भी पता चला कि रॉड जितना इस्तेमाल होना चाहिए था उससे कम इस्तेमाल हुआ था। इससे रिएक्टर के अंदर विखंडन की प्रक्रिया काबू से बाहर हो गई, तेजी से भाप बनने लगा और रिएक्टर के अंदर दबाव बढ़ गया। इससे थोड़े ही समय के अंदर 2 शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिससे पूरे वातावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ फैल गए। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि रिएक्टर को ढकने वाली 1000 टन से ज़्यादा की प्लेट और उसके ऊपर के छत की धज्जियाँ उड़ गईं। रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाली ईंधन के परखच्चे उड़ गए। छड़ें हवा में काफ़ी ऊंचाई तक उछल गईं, जिससे पर्यावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ फैल गया। शुरू में तो चेरनोबिल में 32 लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग रेडिएशन की वजह से बुरी तरह से जल गए। फिर ये रेडिएशन यानी रेडियोधर्मी तत्व आसपास के पूरे माहौल में फैल गए। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से जितना रेडिएशन नहीं पैदा हुआ था, उससे कई गुना ज़्यादा इससे पैदा हुआ। हवा के साथ रेडियोधर्मी तत्व उत्तरी और पूर्वी यूरोप में फैल गए। इस रेडिएशन से होने वाले कैंसर से बाद में सोवियत संघ के करीब 5000 नागरिकों की मौत हो गई। लाखों लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ था। साल 2000 में चेरनोबिल में आखिरी काम कर रहे रिएक्टर्स को भी बंद कर दिया गया। 27 अप्रैल को सोवियत प्रशासन ने प्रिपेट के निवासियों को खाली कराना शुरू किया। शुरू में तो सोवियत संघ की ओर से इस मामले की लिपापोती की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि रेडिएशन हवा में फैल चुका था इसलिए उसको छिपाना मुश्किल था। रेडिएशन और राख स्वीडन के रेडिएशन मॉनिटरिंग स्टेशन तक पहुंच गया। वो चेरनोबिल से करीब 800 मील की दूरी पर था। हवा में सामान्य से 40% ज़्यादा रेडिएशन पाए जाने पर स्वीडन की अथॉरिटीज़ चौकन्ना हो गई। फिर स्वीडन की ओर से तफ्तीश की गई कि यह रेडिएशन आ कहाँ से रहा है। जब मॉस्को सरकार से स्वीडन की ओर से पूछा गया कि कोई दुर्घटना हुई है, तब जाकर सोवियत संघ ने इसे स्वीकारा। तो दुनिया में आज भी एक ऐसा शहर है प्रिपेट, जहाँ पर 0 पॉपुलेशन है। रेडिएशन की वजह से वहाँ किसी का भी रहना मुश्किल है। तो ये थी कुछ बातें प्रिपेट शहर के बारे में और चेरनोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर डिजास्टर के बारे में। ऐसी ही रोचक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।